Hello everybody, I am Ujjwal Kumar. I did my BTech degree in Metallurgy and Material Science Engineering from NIT Srinagar, Jammu and Kashmir. तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप बोल सकते हो कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपना जेई और 12th सीबीएसई और नीट के सिलेबस में है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, उसका जब हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। जो हमारा आज का लेक्चर है वो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ लॉ होता क्या है? लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ बेसिकली। तो हम लोग 11th में पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल लॉ। तो उसमें हुआ क्या था, जो लॉ होता है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आउटकम को, जब रिजल्ट देते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट होता है उसी को हम लोग लॉ कहते हैं। जैसे हम लोग 11th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े थे, तो उसमें क्या था, जब न्यूटन साहब एक एप्पल ट्री के नीचे बैठ के चिल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो एप्पल था वो एप्पल पेड़ से टूट के जमीन पे गिरा, धरती पे। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो पेड़ पे एप्पल था, वो एप्पल उस ट्री से नीचे ग्राउंड पर ही क्यों गिरा, मीन्स अर्थ के डायरेक्शन में ही क्यों मूव करा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता था, और या फिर उसके लेफ्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था। तो उसी को जब न्यूटन साहब ने स्टडी करा, उसका फर्दर एक्सपेरिमेंट डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट इन्वायरमेंट में करा और डिफरेंट बॉडी पे करके देखा, और उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन करा और उस ऑब्जर्वेशन से एक रिजल्ट डिराइव करा। तो जो रिजल्ट डिराइव करा वो एक रूल बन गया। उस रूल को ही उसी रूल को हम लोग लॉ कहते हैं। उसी तरह जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक साइंटिस्ट थे कूलम्स। उन्होंने क्या करा, वो जब चार्ज का स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्होंने भी क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, चार्ज को लेके एक्सपेरिमेंट करा, और उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया और उसका एक रिजल्ट फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लेन करा। तो आज वही हम लोग सीखेंगे कूलम्स लॉ में कि कूलम साहब ने करा क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने क्या रिजल्ट फाइंड आउट करके हम लोग को एक लॉ बना के दिया जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो बेसिकली उसमें हुआ क्या था कि जब उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये करा एक्सपेरिमेंट में कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, जिसपे चार्ज मान लो कोई चार्ज Q1 था, उसको उन्होंने कर दिया फिक्स्ड, और एक दूसरा कोई चार्ज लिया, वो पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम नेचर का ही लिया। तो कूलम साहब ने क्या करा, जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा उसमें उन्होंने करा एक पॉजिटिव चार्ज Q1 लिया, उसको कर दिया फिक्स्ड, और एक कोई दूसरा चार्ज लिया Q2 जो कि सेम नेचर का था, पॉजिटिव, और उन्होंने उस Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पास लाया और उसको रिलीज कर दिया, मीन्स छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा जो चार्ज Q2 था वो Q1 के कारण ये Q1 से दूर भागा, मीन्स दूर भागा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये Q2 चार्ज है Q1 से अवे मूव कर रहा है, मीन्स मूवमेंट आ रहा है। तो इसमें कह सकते हैं ना कि अगर कोई बॉडी मूव करता है तो मीन्स उस पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा तभी वो मूव करता है। ये हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ रखे हैं 11th में। तो इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग कह सकते हैं क्या, कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, जिसका डायरेक्शन क्या था, अवे फ्रॉम, इसका डायरेक्शन क्या था, अवे फ्रॉम Q1, डायरेक्शन अवे फ्रॉम Q1, चार्ज Q1। उसी तरह उन्होंने फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उन्होंने करा कि जो ये चार्ज था पॉजिटिव, वो चार्ज Q1 को सेम रखा, उसी तरह फिक्स करके रखा। फिर उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये करा कि जो चार्ज था यहाँ पे सेम नेचर लिया था, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया। तो फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने करा
कि जो चार्ज पॉजिटिव था उसका अपोजिट नेचर का चार्ज है, मीन्स निगेटिवली चार्ज कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया और इस बॉडी को फिर इन्होंने उसी तरह जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में करा उसको Q1 के पास लाया Q2 को और उन्होंने रिलीज कर दिया। उन्होंने रिलीज करने के बाद ये नोटिस करा कि जो ये चार्ज Q2 था इस बार इस एक्सपेरिमेंट में वो Q1 की ओर मूव कर रहा था, लाइक इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स Q1। तो इस मतलब जैसे उसमें हम लोगों ने बोला कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स लगा हुआ, उसी तरह ये चार्ज Q2 अगर Q1 की ओर मूव कर रहा है तो उस पर भी कोई फोर्स लग रहा होगा Q1 के द्वारा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ना कि जिसमें जो फोर्स लग रहा होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें फोर्स लग रहा है Q2 पे Q1 के डायरेक्शन में, तो जो इसका हम लोग कह सकते हैं जो डायरेक्शन होगा इस फोर्स का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज Q2। तो इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट करा, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फिर ये दोनों एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने फिर इससे ये आउटकम फाइंड किया कि अगर हम लोग दो सेम नेचर का चार्ज लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो फोर्स होता है वो अवे मीन्स रिपेल कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है। जबकि अगर हम चार्ज अपोजिट नेचर का लेते हैं तो वो चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है, तो अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है मीन्स अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी से उन्होंने फिर ड्राइव करके बोला स्टेटमेंट कि उन्होंने फिर ये इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आया आप लोग बता सकते हो क्या आया, यही आया ना कि जब अगर कोई सेम नेचर चार्ज मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। और उसी तरह इसमें बोल सकते हैं क्या, सेम नेचर चार्ज है, सेम नेचर चार्ज है, सेम नेचर चार्ज है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट बताया कि जो सेम नेचर चार्ज है उसको क्या उन्होंने क्या रिजल्ट फाइंड किया कि रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करा था कि अगर एक चार्ज दिया था पॉजिटिव और उसका एक अपोजिट नेचर का चार्ज मान लो नेगेटिव चार्ज दिया, अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है तो जो इसमें उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो चार्ज है वो एक दूसरे की ओर खींच रहा है, एक दूसरे को पुल कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा था, एक दूसरे को पुश कर रहा था। तो यहाँ पे एक दूसरे की अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पे कह सकते हैं ना कि ये चार्ज Q1 है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा तो कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उसी तरह चार्ज Q2 को Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो अपनी ओर खींच रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं ना फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो इसमें क्या फिर इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या उन्होंने फिर जो ऑब्जर्वेशन करा उसका क्या रिजल्ट बोल सकते हैं कि जो अपोजिट नेचर चार्ज होता है, अपोजिट नेचर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा कि अगर दो चार्ज अगर किसी सिस्टम में है तो उसके बीच जो इंटरेक्शन होगा उस पर अगर सेम नेचर चार्ज होगा तो उसको एक दूसरे को पुश करेगा, धक्का देगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ उसी तरह अगर अपोजिट नेचर चार्ज है तो एक दूसरे को अपनी ओर पुल कर रहा है मीन्स खींच रहा है, तो वो फोर्स लगा रहा है उसी प्रकार जैसे इसमें फोर्स था इसमें था। तो उन्होंने ये तो फाइंड कर लिया रिजल्ट क्या कि जो सेम नेचर चार्ज होगा रिपेल करेगा एक दूसरे को, और जो अपोजिट नेचर चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो
जो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, फोर्स है। तो अब तो उन्होंने ये डायरेक्शन तो पता कर लिया कि वो फोर्स का डायरेक्शन किधर कैसे क्या होगा। चार्ज जैसे चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज जो सेम नेचर चार्ज होगा तो उस पर कैसा फोर्स होगा, अगर पॉजिटिव नेचर चार्ज होगा तो उस पर क्या इंटरेक्शन होने के बाद उसका क्या ऑब्जर्वेशन, उनके बाद फाइंड आउट किया कि अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें अब आ गया क्या एक टर्म फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। अब डायरेक्शन तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन अगर अपोजिट नेचर चार्ज हो तो अब एक दूसरे को पुल करता है, मतलब जो फोर्स होता है टुवर्ड्स अनदर चार्ज लगता है। लेकिन जब सेम नेचर चार्ज होता है मीन्स एक दूसरे को पुश करता है, तो इसमें जो फोर्स लगता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज लगता है। उसी तरह हम लोग इसके अब ये तो उन्होंने पहले चार्ज के इंटरेक्शन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके रिजल्ट आता है। अब उन्होंने फिर फोर्स आया तो फोर्स का फिर कैलकुलेशन करेंगे। अगर फोर्स है तो उसका मेरे को डायरेक्शन तो मालूम हो गया, बट जो इसका मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए फिर वो मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करते हैं। तो कूलम साहब ने क्या बताया था, कूलम साहब ने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि अगर जो दो सेम नेचर का चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसमें एक फोर्स लगेगा, तो मीन्स जो फोर्स लगता है उसका तो डायरेक्शन का उसमें आइडिया मिल गया। तो जो फोर्स के कैलकुलेशन के लिए उन्होंने क्या करा कि दो चार्ज दिया, मान लो एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q1 है और मास m1 है, और एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q2 और मास m2 है। तो जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें क्या था कि जो Q2 पे चार्ज फोर्स लगेगा, Q2 चार्ज पे फोर्स वो अवे फ्रॉम Q2 लगेगा, मीन्स जो फोर्स होगा F फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और जो फोर्स लगेगा चार्ज Q1 पे ड्यू टू Q2 वो क्या होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये अब हम लोग क्या जानेंगे कि ये फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन तो पता चल गया हम लोगों को। अगर सेम नेचर चार्ज होगा तो अब रिपेल करेगा, मीन्स रिपेल टू ईच अदर होगा, तो उसमें क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वही जो अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो एक दूसरे को पुल करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, मतलब एक दूसरे की और फोर्स लगेगा, मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द अनदर चार्ज होगा। तो अब डायरेक्शन तो पता कर लिया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि जो ये फोर्स था F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 था, इसका जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता था, डायरेक्शन पता कर लिया था उसके मूव में जो मूव करा था उससे, तो जो डायरेक्शन तो पता है, तो उसके मैग्नीट्यूड को जब उन्होंने ऑब्जर्व करा कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 था, कह सकते हैं। और ये पहले ये समझ लो कि ये जो ये फोर्स था और ये फोर्स था, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था। वो सेम कैसे था, उन्होंने मैं अभी बताया जो एक्सपेरिमेंट में कि वो एक दूसरे से अवे मूव करा। जो अगर मूव करेगा एक दूसरे से अवे तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लो इस बॉडी का, इसको अगर हम एक चार्ज Q1 और चार्ज Q2, अगर कोई चार्ज Q1 है उसका मास m1 है, अगर कोई दूसरा चार्ज Q2 है उसका मास m2 है, एक दो चार्ज को लाके रखा और उसको रिलीज करा। तो रिलीज करने के बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आएगा, उस वेलोसिटी के कारण इस चार्ज में भी एक्सेलरेशन होगा। जस्ट लाइक दैट सिमिलर इसमें भी होगा कि इसमें भी वेलोसिटी आएगा जब मूव करेंगे, रिपेल करेगा, अगर फोर्स लगेगा तो इसमें भी वेलोसिटी आएगा, इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा। तो उन्होंने जब फाइंड आउट करा तो जो फोर्स था m1 इक्वल्स टू m2a2 आया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ना, जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेम आया। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो सेम आता है, तो वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या था, जब उन्होंने फिर ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज था। कि अगर हम चार्ज Q1 या
चार्ज Q1 को बढ़ा रहे थे तो वो फोर्स बढ़ रहा था, और उसी तरह अगर चार्ज Q1 का अमाउंट घटा रहे थे तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो भी घट रहा था। उसी तरह फिर उन्होंने क्या करा, जो चार्ज Q2 लिया था उसको भी जब उन्होंने चार्ज बढ़ाया तो देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और फिर चार्ज Q2 का वैल्यू अमाउंट घटाया तो उन्होंने देखा कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। तो ये भी जो देखा उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 है। तो इसी तरह इसमें फिर ऑब्जर्व करा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। फिर उन्होंने देखा कि जो ये चार्ज है इसके बीच में कुछ सेपरेशन है, इसको हम लोग R मान लेते हैं, कोई डिस्टेंस R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है मान लो दो चार्ज Q1 Q2। तो उन्होंने देखा कि अगर हम चार्ज का जो सेपरेशन है उस डिस्टेंस को, उस सेपरेशन को अगर हम लोग हाफ कर रहे हैं मीन्स आधा कर रहे हैं तो फोर्स 4 गुना हो जा रहा है। मीन्स अगर इस डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। मीन्स जो इस फोर्स और जो सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जब हम लोग प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लगाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। जहाँ पे ये जो K है, K का वैल्यू होता है जो अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, K है जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू याद रखोगे आप लोग, कैलकुलेशन में यूज होगा 9 × 10⁹। अगर इसका यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर अगर देखें इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसमें सर आप बोलोगे कि सर ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है। तो इन्होंने जब कूलम साहब ने ऑब्जर्व करा वैक्यूम में, फिर उन्होंने एयर में ऑब्जर्व करा, दो चार्ज को एयर में रखा, फिर उन्होंने कोई लिक्विड या फिर फ्लूइड में दो चार्ज रखा। तो वो देख रहे थे कि ये जो दो चार्ज है, अगर जो मीडियम में है वो मीडियम पे भी वैरी कर रहा है। मीन्स अगर पानी में है तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है ये दोनों, लेकिन जो ये एयर में है उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिफर कर रहा है। तो उसी के लिए जो कह सकते हैं जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फोर्स है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो वही मीडियम के लिए वो कांस्टेंट आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट, जो ये फॉर्मूला हम लोग ये यूज कर रहे हैं ये वाला, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग चार्ज दे रहे हैं वो फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम में ले रहे हैं, इसमें कोई मीडियम में उन्होंने नहीं रखा पहले एक्सपेरिमेंट में। तो अगर पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है तो आप लोग क्या बोलोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है याद रखोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और अगर यूनिट देखें तो जो K का यूनिट होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स के इधर आएगा तो ये K इधर जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट आपको याद रखना है
क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, इस पे जेई में यूनिट डायमेंशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं साथ साथ यूनिट को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आप सब लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या, मैंने जो कूलम्स लॉ होता है वो क्या बेसिकली करता है, जो दो चार्ज होते हैं उसके बीच जो इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन के कारण उस पर एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। अगर फोर्स लगाता है तो उसमें एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो उन्होंने डायरेक्शन के बारे में क्या स्टेटमेंट करा कि अगर जो सेम नेचर चार्ज होगा तो उस पर क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा रिपेल करेगा, मीन्स अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और अगर दो चार्ज अगर सेम अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट करेगा, मीन्स एक दूसरे की ओर फोर्स लगेगा। और अगर सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मीन्स जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और जो फिर फोर्स आया तो फोर्स का अगर जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड जो फोर्स लगने के कारण इस जो दो चार्ज था उसमें वेलोसिटी आया और एक्सेलरेशन आया होगा, उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करा तो उन्होंने देखा कि जो m1 a2 m2 a2 आ रहा है, उसके कारण हम लोग कह सकते हैं जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम आया। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चार्ज का अमाउंट, जो चार्ज q1 है फर्स्ट चार्ज उसका अमाउंट और जो चार्ज q2 अमाउंट उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज q1 को वैल्यू बढ़ाते हैं तो फोर्स का वैल्यू बढ़ता है, चार्ज q2 को बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है, उसी तरह घटाते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता है। और जो दो चार्ज है इसके बीच का जो सेपरेशन होता है उस सेपरेशन को घटाते हैं तो फोर्स चार्ज होना हो जाता है, मीन्स इन्वर्स रिलेशन आ रहा था फोर्स के मैग्नीट्यूड से। तो हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो जो उन्होंने एक दिया वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ और यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर था। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। ये क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है, क्योंकि जो चार्ज पे जो फोर्स का अमाउंट था, अगर दो चार्ज किसी दूसरे मीडियम में रखे तो ये फोर्स का जो अमाउंट था, जो मैग्नीट्यूड था वो भी अफेक्ट हो रहा था। तो उससे अभी तक ये पता चला फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोगों ने कैलकुलेशन करा। अब जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया जो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन के बाद जो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे वैरी करता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला। तो अब हम लोग जो कूलम्ब साहब ने एक्सपेरिमेंट करके जो ऑब्जर्व करा उसका रिजल्ट जो उन्होंने दिया अब वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उन्होंने कूलम्ब लॉ में क्या ऑब्जर्व करा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस, इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या इसमें बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts between two different charges having equal magnitude and in opposite direction. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ना, नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो फोर्स होता है हम लोगों ने पढ़ा, जो ये चार्ज प्लस q1 था और ये प्लस चार्ज q2 था, इस पे फोर्स इधर लगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इस पे फोर्स लगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये जो फोर्स लग रहा है क्या, ये जो लाइन है, ये जो दो चार्ज का लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग जो चार्जेस लगता है, जिसमें उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा, उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें उन्होंने दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts along
along the line joining to the line joining to the charges. तो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट कूलम्ब साहब ने क्या दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दो टू चार्जेस। इसी को हम लोग एक स्पेशल टाइप का फोर्स बोलते हैं। दैट्स वाई इस स्पेशल टाइप के फोर्स को जो लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगता है उस काइंड ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट्स वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। ये आप लोग पढ़ोगे आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, सेंट्रल फोर्सेस। ओके, और उन्होंने फिर ये क्या थर्ड उन्होंने फिर तीसरा थर्ड फिर न्यूटन साहब ने फिर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने फिर तीसरा स्टेटमेंट ये दिया कि जो दो चार्ज Q1 और Q2 था उस पर जो फोर्स लग रहा था वो किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंट होने पे या एब्सेंस होने पे, मीन्स उसके होने ना होने से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था वो चेंज नहीं हो रहा था। तो उन्होंने उसी को जो स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges are independent of present or absence of other charges। लाइक अगर इसका एग्जांपल से समझे तो मान लो कि अगर कोई चार्ज ये पॉजिटिव Q1 चार्ज है और ये कोई चार्ज पॉजिटिव Q2 है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर इसके पास अगर कोई तीसरा चार्ज दे जाए तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो कि मैग्नीट्यूड बराबर होता है इसका, ये जो होता है इस फोर्स पे क्या हो रहा था, ये चार्ज Q3 के प्रेजेंट होने पे या एब्सेंस होने पे ये जो फोर्स था ये वाला इन दोनों का वो अफेक्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर उसी का स्टेटमेंट दिया फिर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। और फोर्थ और लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये बताया, वो मैं अभी पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर रहा था क्या, कि जो दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है वो फोर्स अगर वो दो चार्ज अगर वैक्यूम में है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट जो चार्ज का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अगर वो लिक्विड लाइक वाटर में दो चार्ज है उस पे जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड दोनों का है वो वेरी कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges depends on medium।
जो मैं बताया था कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के था वो k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, जिसमें जो एप्सिलॉन का जो एप्सिलॉन जो आ रहा था वही हम लोग का मीडियम का फैक्टर है, वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं, वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे फर्दर दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, तो उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब तो अभी तक हम लोगों ने क्या कूलम्ब्स लॉ के बारे में समझा, जो एक्सपेरिमेंट करा उसका जो ऑब्जर्वेशन था, जो फोर्स था, जो सेम नेचर चार्ज होगा तो उसमें जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर का होगा तो अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर का होगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स होगा वो एक दूसरे की ओर होगा, मीन्स अपोजिट टू ईच अदर होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम होगा। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट से हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए थे, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा था उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला डिराइव किए थे कि फोर्स का जो फॉर्मूला था अगर मान लो अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज कोई पॉजिटिव है, Q1 है, Q2 है, इस पर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल आया, ये उन्होंने बताया कूलम्ब साहब ने। और जो डायरेक्शन था वो सेम नेचर चार्ज है तो डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट था, अपोजिट था। तो हम लोग इसको आपको चमक रहा होगा कि 11th में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ, उसमें क्या था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जो चार्ज है एक दूसरे के बीच क्या है, दो बॉडी पे लग रहा था। जो न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है कि जो फोर्स है वो दो बॉडी पे लगना चाहिए, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि जो फोर्स है दो बॉडी पे लग रहा है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो ये क्या, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं। तो हाँ, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये आप लोग जब SC वर्मा का जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो उसमें ये सब उसमें उसका स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव में वो SC वर्मा में पूछ रखा है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आया वो क्या था हम लोग का, जो था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मीन्स इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हम लोग ये जो अब लोग इसी पे यहीं से हम लोग का JEE और नीट के लिए प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं। JEE और नीट के लिए प्रॉब्लम बनने शुरू हो जाते हैं। अगर वो कह दे कि जो फोर्स लग रहा था, मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है JEE एडवांस में, जब पुराने टाइम पे एक क्वेश्चन आया है, मान लो कि एग्जाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये है Q1 और मास इसका 2 किलोग्राम है, ओके, और अगर कोई चार्ज Q2 है, इसका मास 4 किलोग्राम है, ठीक है। तो दो चार्ज है सेम नेचर का, तो क्या होगा, एक दूसरे के अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये इधर मूव करेगा, फोर्स इधर इसका लगेगा F ऑन 2 ड्यू टू 1, और उसी तरह इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर इसको ला के फिर रिलीज कर दिया जाए, जब हम लोग रिलीज करेंगे, जब फोर्स लग रहा है तो रिलीज करने के बाद इस पार्टिकल में बॉडी में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम ये जो इसमें कुछ वेलोसिटी आएगा, आफ्टर रिलीजिंग, तो
ये जो होगा, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज Q1 कोई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। इसका मास दे रखा है 2 किलोग्राम, और आफ्टर सम टाइम जो ये चार्ज Q2 है वो जो 4 किलोग्राम का है, ये मूव कर, बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दो जो चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन ड्यू टू 1, अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो एफ नेट है फोर्स, जो फोर्स है एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मोमेंटम में, कि जब अगर नेट फोर्स 0 हो तो मोमेंटम बॉडी का कंजर्व होता है। तो जब बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम लोग याद लगा सकते हैं इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू initial momentum of system equals to final momentum of system। तो इससे हम सब लिख सकते हैं क्या कि इनिशियली मान लो इसका मोमेंटम क्या था, 0 था दोनों का, और फाइनल क्या है, जो फाइनल मोमेंटम है Pf वो क्या है, उससे निकल देंगे तो हम लोग कह सकते हैं इनिशियल फाइनल मोमेंटम तो 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1। अगर इस चार्ज Q1 को ले तो इसका मास 2 किलोग्राम है, तो मास m1 वेलोसिटी v1 प्लस मास m2 का जो चार्ज Q2 का जो मास है, मास m2 इंटू वेलोसिटी जो उसका फाइनल वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो मास है तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2 इंटू क्या, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 4 किलोग्राम वेट है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर इरेज करके आपको इधर सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, जब एफ नेट 0 था वहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या करा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम करा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था यहाँ पे, तो जब इनिशियली जो हम लोग लिए थे वो रेस्ट पे लिए थे, उसके बाद हम लोगों ने रिलीज करा, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 हो जाएगा। और जो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या, अगर मास इसका क्या है, m1 का मान लो 2 किलोग्राम है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू ये ऐसा यूनिट में है, और ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये भी ऐसा यूनिट में है, तो डायरेक्ट इस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 20, तो इसका वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 प्लस जो दूसरा चार्ज है उसका मास क्या है 4 किलोग्राम, तो 4 इंटू इसका वेलोसिटी फाइनल अपने को फाइंड करना है, तो इसको अगर Vf मान लें तो इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2। तो यहाँ पे हम लोग अगर करें तो 4 इंटू Vf इक्वल्स टू -40, इससे ये गया कटा तो ये हो गया -10 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं Vf इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ देख रहे होगे कि ये माइनस आया, माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखो अगर इस डायरेक्शन को, नेगेटिव वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का, इसलिए यहाँ पे माइनस इसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है।
तो वही हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is opposite to another। तो ये हम लोग का जेई मेन का या फिर नीट में हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन बन सकते हैं जो जेई में सिंपल आप लोग ले सकते हो। ये जेई नीट में पहले जेई मेन में आया था और उसके बाद इन्होंने नीट में फिर वापस से रिपीट करा था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था, उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन बोला कि दो चार्ज है, मान लो उन्होंने बताया कि दो चार्ज है Q1 और Q2 और बोला कि जो चार्ज का वैल्यू है वो चार्ज Q1 और Q2 जो है, जो वैल्यू ऑफ Q1 Q2 जो दिया उन्होंने, Q1 Q2 अननोन है। जो चार्ज का वैल्यू दिया वो बोला कि वो चार्ज का जो वैल्यू है अननोन है, बट जो Q1 एंड Q2 है उसका वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर चार्ज ही जीरो हो जाएगा, तो इसलिए नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम। तो अगर दो चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ हमको बताता है कि उन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। जो फोर्स होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर उन्होंने बोला और उन्होंने दे रखा था कि जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है, उन्होंने दे रखा था सेपरेशन 1 मीटर है। तो उन्होंने बोला कि ये इसका मिनिमम पूछा था, मिनिमम फोर्स। तो ये जो फोर्स है इस मैग्नीट्यूड को क्या करना है, मिनिमाइज, इसको ये मिनिमाइज करना है, इस फोर्स को हमको करना है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना है। तो ये तो वैल्यू 1 था, अगर वैल्यू पुट करें तो K और Q1 और Q2 अपॉन 1 स्क्वायर। तो हम लोग जब प्रॉपर्टी जब चार्ज में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ा था उसमें कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। जो स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जिसको मिनिमाइज कर देंगे, अगर मेरे फोर्स को मिनिमाइज करना है, अगर फोर्स को मिनिमाइज करना है तो इस बात, ये तो कांस्टेंट है, ये दे रखा है कि 1 मीटर है, कांस्टेंट है, और ये भी एक कांस्टेंट है। तो हम लोग मिनिमाइज Q1 और Q2 को ही कर सकते हैं। तो Q1 और Q2 चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो F मिनिमम जो होगा, F मिनिमम जो होगा K स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। यही क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले पूछा था, उसके बाद उन्होंने नीट वालों ने इसको रिपीट कर दिया। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था जो अभी हम लोग ने कूलम्स लॉ पे पढ़ा। तो कूलम्स लॉ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ जो कि आज से बहुत पहले जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था। आज जो मेरे लास्ट जेईई एडवांस में बहुत पहले जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये लास्ट और फाइनल है लेक्चर का क्वेश्चन। तो कूलम्स लॉ पे, इसके बाद कूलम्स लॉ पे बेसिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ इन मीडियम और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ें। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था ना कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और उसके हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा, मान लो Q चार्ज रखा, और उन्होंने बोला कि इसका नाम दिया Q1 Q2 और Q3। तो उन्होंने
नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मैंने क्या बताया, जो स्टेटमेंट रहा कूलम्ब शॉप का, उसमें मैंने क्या आपको बताया कि जो दो चार्ज होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज पे चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो चार्ज Q1 है, इस Q1 पे फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा क्या, F/3 ड्यू टू 1। उसी तरह ये चार्ज Q2 है, वो फोर्स Q3 पे लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट Q3 इंटू Q2 अपॉन, अगर इसका डिस्टेंस मान लो A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स A है, तो ये हो जाएगा A²। और उसी तरह जो F3(1) हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q3 अपॉन A², क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो ये तो दो फोर्स आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड आया, बट डायरेक्शन तो ये है, ये भी एक वेक्टर है, ये तो फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक फोर्स इधर लग रहा है F3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और एक ये लग रहा है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जो फोर्स है, तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो वेक्टर है, तब ये तो वेक्टर एडिशन में बस करना है। एफनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। तो एफनेट निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं ना कि जो होगा फोर्स, अगर इसको मान ले F1 और इसको मान ले F2, तो ये हो जाएगा ना जो Fnet हो जाएगा वो हो जाएगा F² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जो थीटा होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, यहाँ पे क्या जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका जो एंगल होगा क्या होगा 60 डिग्री होगा ईच, तो ये हो जाएगा। तो इसका अपोजिट वाला भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये जो 60 डिग्री है, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा Fnet का जो मैग्नीट्यूड आएगा, Fnet का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अगर Q1 Q2 का वैल्यू मान लो अगर 1 कूलम है, सारों का 1 कूलम है मान लो, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बन सकता है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना K/A², इसको भी बोल सकते हैं हम लोग K/A²। इसको अगर 1 इंटू 1 कर देंगे तो ये हमारा बनेगा ना K इंटू A²। उसी तरह अगर हम इसको भी करेंगे तो K/A² हो जाएगा ना। उसी तरह फिर इसको यहाँ पे करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे F1 F2, तो ये जो फोर्स क्या है दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे F² प्लस F² प्लस 2FF cos 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2F² प्लस 2F² और अपना cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, अंडर रूट, और ये वैल्यू हो जाएगा अपना 2F² प्लस F² अंडर रूट, ये हो जाएगा √3F²। तो F का वैल्यू इसको अगर F मान लें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना √3KA², आंसर भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मतलब आज जो मैंने डिस्कस करा कूलम्ब्स लॉ और बेसिक से कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है क्या, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था उसके स्टेटमेंट बताया, और उस पर डिपेंडेंट जो जेईई मेन, नीट और सीबीएसई में जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको फिर 2-3 क्वेश्चंस कराया। तो टुडे दैट्स ऑल फॉर द टुडे, वी विल स्टडी नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
थैंक यू।